ग्रीटिंग्स एवरीवन, वेलकम टू कॉमर्स क्लासेस। और आज हम सेल ऑफ अ पार्ट ऑफ एसेट में सेकंड टाइप ऑफ क्वेश्चन को स्टडी करेंगे, जिसमें हमें बैलेंसेस दिए हुए हैं सेल के टाइम पर। मतलब हमें ओरिजिनल वैल्यू नहीं पता। अगर आपको ओरिजिनल वैल्यू नहीं पता है, सेल के टाइम की इंफॉर्मेशन है, तो आपकी मशीन स्प्लिट होगी सेल के टाइम। वहां पर कैसे स्प्लिटिंग करते हैं और किस तरह से हम वैल्यूज लेते हैं, दैट वील अंडरस्टैंड। वर्किंग नोट इंपॉर्टेंट है, अगेन आई एम टेलिंग यू। एक बार वर्किंग नोट बन जाए उसके बाद कोई दिक्कत नहीं है आपका क्वेश्चन होने में, क्योंकि आपके पास वैल्यूज हैं। अब चाहे आप मशीन अकाउंट में डालो या मशीन विद प्रोविजन में डालो या डिस्पोजल अकाउंट में डालो, इट इज अप टू यू। कैलकुलेशन हो चुकी है, ठीक है ना। अब क्वेश्चन देखते हैं। सुमित हैज अ बैलेंस ऑफ 3 लाख इन इट्स मशीनरी अकाउंट ऑन 1 अप्रैल 2016। ठीक है, 1 अप्रैल 2016 को ये बैलेंस है। तो हमारा अगर ईयर हम शुरू करें, मान लो ये हमारा फाइनेंशियल ईयर हो गया 2016-17। 1 अप्रैल 2016 को हमें बैलेंस दे रखा है पूरी मशीन का 3 लाख। ऑन द सेम डेट, इसी डेट को एक मशीन परचेज्ड ऑन 1 अप्रैल 2014। अ मशीन purchased on 1 April 2014 for 80,000 has been sold for 35,000। ठीक है, अब ये आपने एक मशीन जो कभी 80,000 की खरीदी थी, अब आप उसको 35 पर सेल कर रहे हो। आप डेप्रिसिएशन चार्ज करते हो 20% पर एनम SLM। ठीक है, अब क्या करेंगे, हमें मशीन अकाउंट बनाना है इस ईयर का। सिर्फ एक सेल की ट्रांजैक्शन है, क्वेश्चन बहुत इजी है, बस हमें थोड़ा सा समझना पड़ेगा। अब अगर ये बैलेंस 3 लाख है और 80,000 वाली मशीन, 80,000 वाली क्योंकि इसकी कॉस्ट 80 थी, वो अगर हमने सेल कर दी, तो हमें स्प्लिट करना पड़ेगा ना कि कितनी मशीन सेल की, कितनी मशीन बच गई। जो बच गई उससे अकाउंट कंटिन्यू होते हैं, जो सेल हो गई उसको खत्म कर देते हैं बाय रिकॉर्डिंग डेप्रिसिएशन, सेल एंड प्रॉफिट और लॉस ऑन सेल। 3 चीजें रिकॉर्ड करते हैं। सो नाउ यू टेल मी कि कैन आई से, ये कह सकते हैं कि 3 लाख की मशीन का जो बैलेंस है, इसमें से 80,000 वाली मशीन बिक गई, 2,20,000 वाली मशीन बच गई। ये जो स्प्लिटिंग है ये डायरेक्ट कर सकते हैं। सी, जब भी हमें अमाउंट्स को स्प्लिट करना है तो वो टाइम जोन में होने चाहिए। अगर उनके टाइम जोन अलग है तो वो बांट नहीं सकते, ठीक है ना। आप एप्पल्स और ऑरेंजेस को ज्वाइन नहीं कर सकते। सिमिलरली आप 2 डिफरेंट चीजों को डिडक्ट भी नहीं कर सकते। कि अगर आप एप्पल सेल कर रहे हैं, समबडी कम्स कि मुझे ½ डजन ऑरेंजेस दे दो, तो आप कहो कि ये ले जाओ, ऐसा नहीं चलेगा। ये बैलेंस्ड नहीं है। सेम टाइम की इंफॉर्मेशन आपस में कंपैरेबल होती है। अगर आज आप अपनी जनरल इंफॉर्मेशन में लूं कि आप मान लो आज की अपनी सैलरी लेते हो और आप अपने खर्चे कोई पुराने ईयर के निकालते हो कि मेरा तो मंथली स्पेंडिंग जो है ना इतनी होती थी, तो मेरी इतनी अब सेविंग होने लगेगी, तो क्या सही होगा? नहीं होगा ना, क्योंकि आज की डेट में अगर हमें कंपैरिजन करना है तो सारी इंफॉर्मेशन आज की डेट की ही होनी चाहिए। अगर ये 3 लाख बैलेंस है, उसमें ये जो बैलेंस हमें दे रखा है, जो सेल हो रही है, वो 80,000 वो आज की डेट का है ही नहीं। ये तो पुराना कहीं है। कितना पुराना है सोचो, ये 1 अप्रैल 2016 है और ये इससे पीछे कहीं 1 अप्रैल 2014 का है। कितना पुराना हो गया? 2014, 15, ठीक है, और दूसरा हो गया 15, 16, तो 2 साल पुरानी चीज है ये। हम अगर इसे कंपेयर करना चाहते हैं, या तो हम इस 3 लाख को, क्योंकि ये बैलेंस इस डेट का है, या तो इस 3 लाख को भी पीछे ले जाएं, सॉल्व करें कि भाई इसकी वैल्यू तब कितनी थी, या हम इस बैलेंस को कम करके यहां पे ले आए। तो अगर बैलेंस 2014 अप्रैल को, मतलब अगर कॉस्ट प्राइस ऑन 1 अप्रैल 2014 को 80,000 है, तो ये जो 2 साल बीते 2014-15, इसमें आपने डेप्रिसिएशन चार्ज किया होगा 20% SLM। 20% SLM का मतलब होता है कि आपको स्ट्रेट लाइन, मतलब कॉस्ट पे लेना है। तो 20% ऑफ कॉस्ट कितना हो गया? 16,000, इसका 20%, ठीक है। ये वैल्यू आ जाएगी 31 मार्च 2015 को। फिर आप 2015-16 का डेप्रिसिएशन लो,
अगेन 20% SLM, SLM का मतलब होता है स्ट्रेट लाइन, तो वो हमेशा कॉस्ट पे जाता है 16,000। सो इसकी बुक वैल्यू कितनी बची 31 मार्च 2016, मतलब ये जब ईयर शुरू हुआ उसके पिछली डेट को, ये तो सेम डेट हो गई ना, जिस डेट को बैलेंस क्लोज होता है उसके नेक्स्ट ईयर ये ओपन हो जाता है, तो इसका मतलब इसकी बुक वैल्यू ऑन 1 अप्रैल 2016 कितनी है 48,000। तो 3 लाख से 80,000 कंपैरेबल नहीं है, 3 लाख से कंपैरेबल है 48,000। तो जब हम इसका वर्किंग नोट बनाएंगे, ठीक है, सो वर्किंग नोट में हम क्या करेंगे, मशीन 1 है हमारे पास 3 लाख की, इसमें से पार्ट सोल्ड एंड पार्ट रिटेन्ड कितना हुआ, जो पार्ट आपने सेल किया है वो है 48,000 का, तो जो रिटेन करोगे वो होगा 2,52,000 का। ठीक है, ये आएगा हमारे पास। ओके, अब आप इसको आगे सॉल्व करोगे, तो जो पार्ट सेल हो गया इस पर हम क्या करते हैं, बुक वैल्यू ऑन 1 अप्रैल 2016, क्योंकि आपने सेम डेट को सेल किया, इसी डेट को सेल किया, तो इसका डेप्रिसिएशन फॉर द पीरियड ऑफ यूज फॉर द करंट ईयर नहीं होगा, क्योंकि करंट ईयर में तो यूज ही नहीं किया, बिगनिंग में ही इसको सेल कर दिया। उसके बाद इसकी बुक वैल्यू है 48,000, सेलिंग प्राइस कितना है 35,000, दैट मीन्स आपके पास लॉस ऑन सेल आ गया 13,000। ठीक है ना, तो ये आ जाएगा हमारे पास सेल के टाइम की एंट्री। तो ये हमें ध्यान देना होता है कि फिगर्स कंपैरेबल होने चाहिए। नाउ कमिंग टू दिस पार्ट, इसमें अब यहां पर भी थोड़ी सी कैलकुलेशन चाहिए होगी। अब ये पार्ट हमने रिटेन किया, तो अब इसका डेप्रिसिएशन चार्ज करना है करंट ईयर के लिए 2016-17। डेप्रिसिएशन का रेट क्या है 20% पर एनम ऑन स्ट्रेट लाइन बेसिस, मतलब कॉस्ट, तो कॉस्ट पे लेना होगा। अब ये पार्ट की वैल्यू तो 2016 में दे रखी है ना, तो इसकी कॉस्ट कितनी रही होगी, कॉस्ट मतलब जब ओरिजिन हुआ होगा, जब ये एसेट्स खरीदी होंगी, क्योंकि इसके साथ वाली मशीन हमने 14 में खरीदी है, तो ये मशीन भी हमने तभी खरीदी होगी। सो अब हमें क्या करना होगा, अब हमें इसका ओरिजिनल कॉस्ट सॉल्व करनी होगी। अब मान लो ओरिजिनल कॉस्ट है आपके 100 रुपीज, तो क्योंकि आपने डेप्रिसिएशन चार्ज किया फर्स्ट ईयर में, 22 साल बीत चुके हैं, 80 वैल्यू बची, फिर डेप्रिसिएशन चार्ज किया 20, तो वैल्यू बची 60। ठीक है ना, तो इसको सॉल्व कैसे करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन का हमारा एक बहुत इजी मेथड होता है, जो हम रूल अप्लाई करते हैं कि अगर ओरिजिनल कॉस्ट और बुक वैल्यू की अगर कॉस्ट 100 है तो इसकी वैल्यू बची 60, यही हुआ है ना, 100 पे वैल्यू बची 60। तो अगर वैल्यू बची 2,52,000, ये वैल्यू है ना, तो इसकी कॉस्ट कितनी होगी, इसकी कॉस्ट कितनी होगी, क्रॉस मल्टीप्लाई, मतलब इसकी कॉस्ट अगर मैं x मान लूं, तो ये क्रॉस मल्टीप्लीकेशन का रूल है, x इंटू 60 इज इक्वल टू 100 इंटू 2,52,000। सो जो फिगर्स आपस में क्रॉस जाते हैं उनको मल्टीप्लाई करते हैं, और जो दूसरा होता है उसको हम डिवाइड कर देते हैं, जो एक्स्ट्रा है उसको डिवाइड करते हैं। सो ये आ गया 4,20,000, इसका मतलब इसकी कॉस्ट है 4,20,000। सो आपका 84,000 इसकी डेप्रिसिएशन आ गया 20%, सो 1,68,000 इसकी क्लोजिंग बैलेंस बच जाएगा। तो अगर इसमें मशीन अकाउंट बना रहे हैं तो टू बैलेंस ब्रॉट डाउन कितना है हमारे पास, 1 अप्रैल 2016 को 3 लाख बैलेंस है, इसमें आप लिख सकते हो सोल्ड पार्ट और रिटेन पार्ट इतना इतना। ठीक है, अब आपने सेम डेट को इसको सेल कर दिया, तो डेप्रिसिएशन नहीं आया, सेल किया आपने 35,000 पर, लॉस आ गया आपके पास 13,000 का, फिर एंड में डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे 84,000 और बैलेंस कर देंगे 1,68,000, ये जो बैलेंस बचा। अगर कोई नई मशीन परचेज होती है उसकी रिकॉर्डिंग भी एज यूजुअल होगी। सो दिस इज व्हेन यू हैव अ क्लोजिंग बैलेंस गिवन।
अब इसमें यू में वॉन्डर की भाई इसमें तो बड़ी कैलकुलेशन हो गई, भी इसको भी सॉल्व करना पड़ा, इसको भी करना पड़ा, क्योंकि हमें फिगर्स क्वेश्चन के मुताबिक लेने हैं। अब इसी में अगर हमारा डेप्रिसिएशन का रेट 20% एसएलएम की जगह 20% डब्ल्यूडीवी होता, रिटर्न डाउन वैल्यू पे, तो फिर हमें ये कैलकुलेशन नहीं करनी पड़नी थी। क्यों? क्योंकि रिटर्न डाउन वैल्यू तो हमारे पास है, उस पर सीधे डेप्रिसिएशन चार्ज होता है, बट क्योंकि वो कॉस्ट कह रहा है तो कॉस्ट निकालो। सो जो क्वेश्चन में कहा जा रहा है उसको हमें सॉल्व करना होता है। अब इसी क्वेश्चन का एक सिंपल वर्जन क्या है, जैसे ये है, फॉलोइंग बैलेंसेस आर गिवन इन द बुक्स ऑफ रमेश ऑन 1 अप्रैल 2018। ठीक है, अगर मैं अपना ईयर ले लूं 2018-19, तो 1 अप्रैल 2018 को मशीनरी अकाउंट और प्रोविजन अकाउंट में अमाउंट्स दे रखे हैं, 8 लाख एंड 3,10,000। अब प्रोविजन में क्या होता है, हमें ऐसे लगता है कि हम 2 अकाउंट बना रहे हैं और हमारा काम बढ़ रहा है, लेकिन जब प्रैक्टिस करते हैं ना क्वेश्चंस की, तो ये इजी होते हैं कैलकुलेशन वाइज। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि मशीन कॉस्ट पे है, तो ये एसेट चाहे आज खरीदी हो या इससे 2 साल पहले बाय की हो या 10 साल पहले बाय की हो, मशीन अकाउंट कॉस्ट दिखाता है और प्रोविजन अकाउंट उसका टोटल डेप्रिसिएशन दिखाता है। मतलब 8 लाख की मशीन का टोटल डेप्रिसिएशन है 3,10,000। ठीक है, अब हम क्या कर रहे हैं, इस ईयर में, मतलब इसी ईयर में 1 जुलाई को अ मशीन परचेज्ड ऑन 1/4/15 फॉर 1,20,000, मतलब एक मशीन का कॉस्ट प्राइस था 120, उसकी सेल कर दी हमने 50,000 पर, और इसी डेट को न्यू परचेज हो रही है, अनदर मशीन वाज परचेज्ड फॉर 32,000। सो नई परचेज की तो कोई एडिशनल एंट्री नहीं होती है, मतलब उसमें वर्किंग कुछ नहीं करनी होती, उसको बस लिख देते हैं, डेप्रिसिएशन शुरू कर देते हैं। डेप्रिसिएशन इज 15% ऑफ द ओरिजिनल कॉस्ट। तो अब स्प्लिटिंग कैसे होगी, अब यहां देखो, कॉस्ट प्राइस है 1,20,000, ठीक है ना, इसको 120 में खरीदा था, तो 8 लाख में से हम ये मान सकते हैं कि 120 वाली मशीन बिक गई, क्योंकि ये फिगर कंपैरेबल है, ये भी कॉस्ट है, ये भी कॉस्ट है। लेकिन अब हमें, क्योंकि प्रोविजन बन रहा है, तो अगर इस 8 लाख का प्रोविजन 3,10,000 है, तो इसका प्रोविजन कितना होगा, तो इसका हमें प्रोविजन कैलकुलेट करना होगा। तो प्रोविजन के लिए हमें क्या बता रखा है, डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं 15% पर एनम पर। इसका मतलब अगर ये मशीन 1/4/2015 को खरीदी है 120 की, तो आपने 15% कॉस्ट पर, सो 2015-16 कितना इसका डेप्रिसिएशन दिया होगा, 15% पर एनम, क्योंकि कॉस्ट में हमेशा हमारा डेप्रिसिएशन सेम रहता है। तो इयर्स कितने बीत गए हैं, आप 18 अप्रैल की बात कर रहे हो, ये 15 अप्रैल को खरीदी थी, तो 3 इयर्स हैव पास्ड। ठीक है ना, 15-16, मतलब ऐसे लिखें तो 15-16, 16-17, 17-18, तो 3 साल बीत चुके हैं। सो 3 साल में डेप्रिसिएशन इसका 3 टाइम्स हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हमें स्ट्रेट लाइन में सेम डेप्रिसिएशन होता है। तो मैं बार बार लिखूं या सीधे 3 से मल्टीप्लाई कर दूं, मैं एक ही बार में इसका प्रोविजन कैलकुलेट कर लेती हूं। तो इसका प्रोविजन आ गया 54,000। ठीक है, सो इस एसेट पर प्रोविजन है 54,000। इसका मतलब इसकी क्लोजिंग बैलेंस कितना होगा, और यहां पर बैलेंस कितना होगा, 4,90,000। सो अब हमें सेल के टाइम पर, अब हमें पूरा वर्किंग नोट बनाने की जरूरत नहीं है। रीजन बीइंग, हमारे पास एक ही ईयर है, उसी ईयर में सारी वर्किंग हो रही है। अगर आप बनाना भी चाहते हो तो मशीन 1 है, मशीन 1 में 2 पार्ट्स हो गए, सोल्ड पार्ट एंड रिटेन्ड पार्ट, है ना। तो सोल्ड पार्ट क्योंकि टोटल 8 लाख था, उसमें से सेल वाले पार्ट हो गया 120 का, और रिटेन्ड पार्ट हो गया आपका, अगर 8 में से 120 कॉस्ट बिक गई तो 680 आपका रिटेन्ड है ना। ये कॉस्ट प्राइस हो गई, और टोटल डेप्रिसिएशन कितना हो चुका है इसका, क्योंकि टोटल डेप्रिसिएशन यहां पर था 3,10,000, तो इस मशीन का 54 है, तो इस मशीन का कितना बचेगा, 2,56,000। ठीक है ना। तो बुक वैल्यू हमारे पास है 66,000, और यहां पर बुक वैल्यू है
4,24,000। सो ये बुक वैल्यू आ गई, ठीक है ना। तो हमारे पास जो मशीन थी 8 लाख की कॉस्ट थी, इतना डेप्रिसिएशन अब तक था, उसका एक पार्ट बिक गया, उसका डेप्रिसिएशन और कॉस्ट अलग कर लो और बाकी अलग कर लो। ये रिटेन्ड है, मतलब बाकी, दिस इज रिमेनिंग, इसे कहते हैं बाकी का हिस्सा, दिस इज लेफ्ट। तो ये लेफ्ट पार्ट बैलेंस किया है। 8 लाख में से 120 बिक गया, ये बाकी बच गया। 3,10,000 में से अगर इसका डेप्रिसिएशन 54 है तो बाकी कितना बचा, ये बाकी हिस्सा है। तो ये माइनस कर करके सॉल्व हुआ, ठीक है। तो अब एंड में क्या करना है हमें, एक तो इसकी सेल करनी है। तो सेल हम कर रहे हैं कब, ऑन 1 जुलाई। सो सेल ऑन 1 जुलाई 2018। तो इसका मतलब हमने ये एसेट कितना टाइम यूज की, 3 मंथ्स, अप्रैल मई जून, जुलाई में सेल कर दी। सो 3 मंथ्स इसको यूज किया। सो इसका डेप्रिसिएशन कितना आ जाएगा, डेप्रिसिएशन है 15% ऑन कॉस्ट, 15% ऑन कॉस्ट फॉर 3 मंथ्स, ठीक है ना। सो अब तुम्हारा इसमें वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4,500। तो इसकी वैल्यू कितनी बची, बुक वैल्यू बची 61,500। और अगर सेल कर रहे हो 50,000 पर तो लॉस हो गया 11,500। ये तो सेल वाले पार्ट की कैलकुलेशन हो गई। अब रिटेन पार्ट में क्या है, अब आपको इस पर डेप्रिसिएशन देना है। सो डेप्रिसिएशन का रेट क्या है, 15% ऑन कॉस्ट। तो कॉस्ट कितनी है, 680। सो 6,80,000 का 15%, सो 1,02,000 डेप्रिसिएशन आ गया। सो 3,22,000 इसका बैलेंस बच गया। और जो मशीन 2 हमने खरीदी है 1 जुलाई 2018 को, कितने की, 32,000 की। तो इस पर आप डेप्रिसिएशन चार्ज करोगे 15% फॉर 9 मंथ्स। 9 क्यों, क्योंकि ये जुलाई में खरीदी है, तो ये यूज होनी शुरू होगी। सो इसका 9 मंथ्स का डेप्रिसिएशन आ जाएगा, ठीक है। तो कितना आ गया, 3,600। सो ये आपके पास बच गई। तो हमारे पास क्या क्या बैलेंस बच गए, हमारे पास ये पार्ट बच गया और ये नई मशीन बच गई। सो ये 2 चीजें हैं। अब आप इसका अकाउंट इजीली बना सकते हो, जो भी अकाउंट आपका क्वेश्चन कह रहा है। सो मान लो हमें मशीनरी अकाउंट कहा है और प्रोविजन अकाउंट कहा है। तो इस ईयर में हमारे पास मशीन में बैलेंस ब्रॉट डाउन है 8 लाख, प्रोविजन में बैलेंस ब्रॉट डाउन है आपका 3,10,000, ठीक है ना। बैलेंसेस लिख दिए। अब इस ईयर में क्या हो रहा है, नंबर 1, एक आप एसेट की सेल कर रहे हो। सो जिस डेट को आप सेल कर रहे हो 1 जुलाई को, तो सेल की एंट्री बैंक अकाउंट 50,000 पर सेल हो गई। लेकिन अब जो एसेट की आप सेल कर रहे हो वो तो यहाँ पूरी वैल्यू पर दिखा रहे हैं, तो उसका डेप्रिसिएशन हटाना पड़ेगा। सो पहले हम डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे, जो इसमें यूज किया इसको 4,500 रुपीज का। अब इसका सारा डेप्रिसिएशन मशीन अकाउंट में ट्रांसफर कर दो। तो इसका सारा डेप्रिसिएशन कितना है, 54,000 पहले से आ रहा है और 4,500 अब चार्ज किया। सो 59,500। सो बाय प्रोविजन अकाउंट 59,500 इसका डेप्रिसिएशन हो गया और आपके पास लॉस आ गया इसका 11,500, ठीक है ना। ये सेल की एंट्री हो गई। अब परचेज की आपने, सो 2 बैंक अकाउंट, परचेज की आपने 32,000 की। सो अब इसमें बैलेंस कितना बचेगा, बिना टोटल किए, बिना डेबिट क्रेडिट को डिफरेंस किए बैलेंस कैसे देखते हैं कि जो पार्ट हमारा बच गया था, क्योंकि कॉस्ट है ना, तो ये पार्ट हमारा बच गया था, ये बिक गया, ये बच गया और ये नया खरीदा, तो ये दोनों ही तो बचेंगे ना। तो हमारा जो क्लोजिंग बैलेंस है वो फर्स्ट मशीन का रिमेनिंग पार्ट और सेकंड मशीन ये, सो कितना हो जाएगा 7,12,000। ये आप चेक भी कर सकते हो डेबिट क्रेडिट के टोटल से। अब प्रोविजन अकाउंट में क्या होता है, हम एंड में डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं। तो फर्स्ट मशीन का 1,02,000, सेकेंड मशीन का 3,600, सो 1,05,600। अब आप इसको बैलेंस कर दो।
सो टू बैलेंस कैरी डाउन। अगेन बैलेंसेज आप डेबिट और क्रेडिट के डिफरेंस से कर सकते हो, या फिर आप फर्स्ट और सेकंड मशीन का करो। सेकंड मशीन तो नई आई है, उसका यही डेप्रिसिएशन है। फर्स्ट मशीन का क्या है, इसका डेप्रिसिएशन है 2,50,000, इसका बचा हुआ डेप्रिसिएशन। सो 2,56,000 और 1,02,000 अब आपने चार्ज किया, सो 3,58,000। ठीक है, ये आ जाएगा डेप्रिसिएशन 3,61,600। ये बहुत अंडरस्टैंडिंग वाले क्वेश्चंस हैं, आप इनको इजीली कर सकते हो अगर आप इन क्वेश्चंस का बेस समझ रहे हो कि कर क्या रहे हैं और कौन सी डेट को क्या काम किया जा रहा है। उसके अकॉर्डिंगली अगर आप वर्किंग करोगे तो कोई भी मिस्टेक नहीं होगी। अब अगर आप इसे कहें कि मैं इसे रट्टे के तौर पे लर्न कर लूं कि मुझे इसी तरह से स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3 करना है, तो वो रट्टा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि डिफरेंट क्वेश्चंस, डिफरेंट लैंग्वेज। क्वेश्चन को समझो और फिर सॉल्व करो। और सिर्फ डेप्रिसिएशन ही नहीं, किसी भी चैप्टर में, किसी भी क्वेश्चन में कभी भी आप फिगर्स को कंपेयर करते हो, प्लस करते हो, माइनस करते हो, तब जब वो सेम टाइम जोन के होते हैं। ये चीज याद रखना, तो कभी मिस्टेक नहीं होगी। कभी भी प्लस माइनस करना है जब हमारा क्वेश्चन एक टाइम लाइन पे जा रहा है, तो याद रखो सेम टाइम की चीजें कंपेयर होती हैं, प्लस माइनस होती हैं, आगे पीछे की नहीं। या तो चेंज करो, आप एक डेट पे लेके आओ उनको, जो भी मेथड है उससे उनको एक पर्टिकुलर डेट पे लाओ, फिर कंपेयर कर लो, फिर उनको ऐड कर दो, फिर उनको सब्ट्रैक्ट कर दो, अदरवाइज नहीं। ऑलराइट, सो नाउ इसमें हमने क्या किया है कि वी हैव टेकन टिपिकल क्वेश्चंस ऑल्सो, जो हमारे मैक्सिमम जो हमारे टिपिकल क्वेश्चंस होते हैं, जिन्हें हम टफ क्वेश्चंस भी कहते हैं, उनको भी हमने यहाँ पर समझ लिया है। सो आई होप ये कंप्लीट चैप्टर अब आपको क्लियर है एंड यू कैन प्रैक्टिस एज मेनी क्वेश्चंस एज यू वांट। हाँ, अगर आपका पर्पस जो है थोड़ा नॉलेज मतलब बेसिक नॉलेज रखना है, तो आप शुरू के क्वेश्चंस करोगे, इतने टिपिकल क्वेश्चंस तक नहीं आओगे। बट अगर आपको मास्टरी करनी है तो आपको इस तरह के क्वेश्चंस भी समझने हैं। एंड अगेन आई एम फोकसिंग, समझने पे ध्यान देना, रट्टे पर नहीं। ठीक है, इफ यू अंडरस्टैंड द लैंग्वेज, अगर आप टाइम को फॉलो कर पा रहे हो, इस फ्रेम में चल पा रहे हो, देन आप कहिए कि हाँ मैं ये चैप्टर अच्छे से जानता हूं और मैं इसका कोई भी क्वेश्चन कर सकता हूं। ठीक है, सो स्टे लर्निंग एंड प्रैक्टिसिंग, स्टे स्माइलिंग। थैंक यू।